आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। देश में 24 घंटे में 9,304 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में संक्रमितों की जो संख्या है वो 2,16,919 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं आपको बता दें कि अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 6,075 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर वो कोशिशें की जा रही है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं अभी भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कोरोना वायरस के चलते जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 24 घंटे में 9,304 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो अब तक 2,16,919 पर पहुंच गया है और 6,075 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा जो है वो पिछले 24 घंटे का है। वहीं इसी के साथ ही अब तक देश भर में 2,16,919 मामले सामने आ चुके हैं और 6,075 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई से मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहना है। यहाँ पर अगर नए मामलों की बात करें तो लगातार मुंबई की स्थिति खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। 1,276 नए मामले मिले हैं। लगातार यहाँ कोरोना वायरस मरीजों की इजाफा हो रही है। महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है और इसी बीच में बारिश और तूफान की आपदा है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। उन तमाम इलाकों में सख्ती बरत रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण रोका जा सके। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में अगर तूफान की बात करें, तूफान से भी जो निचले इलाके थे उनमें भारी नुकसान हुआ है और जो लोग वहां से अलग जगह पर शिफ्ट किए गए थे एहतियात के तौर पर, तो ऐसे में क्या संक्रमण का खतरा और नहीं फैलता है? ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 400 से 500 लोगों की तादाद में जो गांव समुद्र के किनारे थे उन्हें जो है एक जगह रखा गया था। उनमें कहीं किसी एक व्यक्ति के बीच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया होगा या उसके अंदर उसका संक्रमण रहा होगा, तो उससे कितने लोगों के बीच में फैला होगा ये भी सवाल उठ रहा है। देखना ये होगा कि अब अगर स्थिति सामान्य होती है उन्हें अब आगे की तैयारियों की अगर बात करें तो क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक भी मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टरों द्वारा इन लोगों का चेकअप किया जाएगा और फिर इनके घर इन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। ज्यादातर मछुआरे थे और समुद्र तट पे जो रेती का काम करते हैं ऐसे तमाम लोग थे जो जिन्हें वहां से शिफ्ट किया गया था। इनका जानकारी है कि मेडिकल चेकअप और सैनिटाइजिंग के बाद इन्हें इनके घर छोड़ा जाएगा। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर राजस्थान से संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर राजस्थान की बात करें तो सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बिल्कुल सोनी, ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान के 33 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं यहाँ पे और राजस्थान में कोरोना है लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। और आज अगर बात करें तो राजस्थान में टोटल 9,652 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि कर दी गई है मेडिकल विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा। और वहीं बता दूं, एक काफी खबर ये भी है बीच में कि राजस्थान में जैसलमेर जिला है, वहां पे कोरोना की चैन है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई है क्योंकि वहां पे पिछले 5 दिनों में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला और जो भी सैंपल लिए गए थे उनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो बड़ी राहत की खबर है। सलोनी अग्रवाल, अगर जैसलमेर की ही बात करें तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में कोई कोरोना पॉजिटिव ना मिले और चेन को पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए, जिस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल एक चर्चा का विषय बना था राजस्थान में, और उसमें वाहवाही लूटी थी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो वाहवाही लूटी थी उसी को लेकर काम किया जा रहा है। और जो पूरे संक्रमित जिले हैं उनकी सीमाएं जो लगभग लगभग सील कर दी गई हैं, लेकिन विशेष अनुमति के तौर पर ही आवागमन को जारी किया गया है, या ये अनुमति की गई है। वहीं पर जैसलमेर में भी जो भीलवाड़ा मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है, कवायद की जा रही है, लगातार जो आमजन है या स्थानीय निवासी उनको अवेयर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ढोल नगाड़ों से, या फिर यूं कहें अपील की जा रही है, माइक लाउड स्पीकरों से पंपलेट बंटवाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो कयास, ये कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ये सराहनीय पहल है, और ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को तोड़ने में कामयाब मिल पाएगी। अग्रवाल, अगर लॉकडाउन की बात करें पहले से लेकर अब तक, तो ऐसे में अगर लॉकडाउन 4 की बात करें, जिस तरीके से रियायतें दी गई थी, वहीं अब लॉकडाउन 5 में और ज्यादा रियायतों को बढ़ा दिया गया है। क्या जो मामले हैं वो पहले से ज्यादा बढ़े हैं? बिल्कुल सलोनी, ये बात सही है कि जैसे लॉकडाउन सेकंड तक तो जो शक्ति थी उस हिसाब से तो आज नहीं है, लेकिन लॉकडाउन 3, 4 और 5 में जो रियायतें दी गई हैं उसमें मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि उसमें ये एक विशेष है, क्योंकि जो रामगंज इलाका था, जयपुर शहर की बात करें, वो एक कंटेनमेंट हॉटस्पॉट या रेड जोन में आता था, उसको भी कल से खोल दिया गया है। लेकिन आज की स्थिति की बात करें और सरकार की बात करें, कोरोना को लेकर जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है उसकी बात करें, सरकार एहतियातन के तौर पर सभी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सभी को निर्देशित कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि कैसे भी कोरोना की चैन को तोड़ना जरूरी होगा, और जो आमजन लापरवाही बरत रहे हैं उन पर सख्ती से निपटने के आदेश भी मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा दे दिए गए हैं। में सबसे बड़ा सवाल संदीप ये बनता है कि अगर लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1 जो चला हुआ है, रियायतें दी गई हैं, तो लोग जो बाहर निकल रहे हैं क्या वो एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सलोनी, जो रेड जोन थे या फिर यूं कहें कि जो हॉटस्पॉट बने हुए थे जयपुर में, उनको खोलने की बात करें तो खोल तो दिया है उनको, लेकिन वहां पे तो प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है, और वहां की जो लोकल स्थानीय जो जनता है वो लगातार एडवाइजरी का पालन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य जो जगह है जहां पर लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉक 1 कहें, उसको लेकर लोग जो आमजन है करते ही गंभीर नजर नहीं आ रहे, और वहीं पर प्रशासन भी मूक दस्तक बना हुआ बैठा हुआ है, और जो लगातार जो है संक्रमण की जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो इसी कारण बढ़ता रहा है, क्योंकि लोग नाम के लिए ही घर से निकलते हैं मास्क लेके, लेकिन कुछ देर बाद भी मास्क जेब में होता है। सोशल डिस्टेंसिंग लगातार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वो बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, या फिर यूं कहें कि ग्लव्स की बात करें, ये कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सड़कों पे आमजन लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा है, या वाहनों को बेतरतीब दौड़ाता नजर आ रहा है, और एक वाहन में कम से कम भी क्षमता ज्यादा सवारियां बिठाई जा रही हैं, फिर वो निजी वाहन हो या प्राइवेट वाहन हो, या फिर ये यूं कहें कि वही टैक्सी हो। इसमें साफ साफ लग रहा है कि सरकार को सख्ती से निपटना होगा, जो कोरोना की चैन तभी टूट पाएगी। ऐसे में जो आमजन है उसको भी सतर्क रहना पड़ेगा। सलोनी अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, या ये कहें कि एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को समझाने के लिए या जागरूक करने के लिए क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सलोनी, ये तो शुरुआत से चली हुई है कि जो कोरोना चला था उसमें ही सरकार लगातार अवेयर कर रही है, नित नए प्रयास कर रही है, नित नए कदम उठा रही है, जो जिससे लोग अवेयर हो सके और जिससे लोग सतर्क होकर अपनी जान माल की रक्षा कर सके, कोरोना की जंग तोड़ सके। लेकिन आज लॉकडाउन 5 मान लें तो उसमें भी, या लोग 1 मान ले, उसमें भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे लोग घरों में रहें। और आज भी सरकार का साफ साफ यही निर्देश है, कहना है, अपील है आमजन से कि अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकले, वरना घर में रहें, सुरक्षित दुकानदारों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, क्योंकि आमजन जो है, जो ज्यादातर रोजमर्रा का जो सामान है वो लेने के लिए बाहर जाता है, क्या दुकानदारों की ओर से एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है? क्या गोल दायरे लगाए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल सुनो, नहीं ये बात सही है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी गाइडलाइन को वो भी पालन कर रहे हैं गाइडलाइन का, लेकिन जो आमजन है, जो ग्राहक वहां पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं करते हैं साथ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो घेरे बनाए गए हैं 1-1 फीट या 2-2 फीट की दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करने के लिए, वो दुकानदार तो सही बनाए गए हैं। बाकायदा बाहर से भी करीब 3 फीट की दूरी तक ही सामान ले पाएंगे, ऐसी भी कुछ व्यवस्था कर रखी है दुकानदारों ने। लेकिन जो आमजन जा रहा है, ग्राहक बन के जा रहे हैं, जो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम कोरोना महामारी में जी रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं और जल्दी से सामान लेकर अपने घरों को निकलना चाहते हैं। लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग हल्की चूक कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा देती नजर आ रही है। ऐसे में यह भी एक चिंता का विषय है। वहीं पर प्रशासन भी है, उसको भी सतर्क करना होगा। प्रशासन को लगातार जो मॉनिटरिंग है वो करनी होगी, जिससे कि आमजन बच सके इस महामारी से। सलोनी
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। फरीदाबाद हरियाणा से पूजा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूजा शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा में कोरोना के 302 नए मामले सामने आए हैं। जी, हरियाणा जो है लगातार कोरोना को लेकर तमाम एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़ा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव्स की जो संख्या है वो 3000 के पार हो चुकी है। यही कारण है कि काफी जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर अनलॉक 1 को लेकर कोई छूट अभी तक नहीं दी गई है। वहां के लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा सरकार की इस संबंध में गाइडलाइंस जारी होंगी। और आपको बता दें कि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की लापरवाहियां भी देखी जा रही है, क्योंकि कोई भी संक्रमण है वो बिना लापरवाही के नहीं फैलता है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या आम लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का ना के बराबर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि मास्क को लेकर जरूर थोड़ी अवेयरनेस नजर आई है, लेकिन गली मोहल्ले में लोग झुंड में देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और फरीदाबाद, गुड़गांव क्योंकि कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है। फरीदाबाद की यदि बात बताऊं आपको, तो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर लगातार बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक दिन पहले जहाँ 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट लेने खुद बीके अस्पताल, यहाँ का सिविल अस्पताल है, वहां पर पहुंचे थे, जिससे हड़कंप मच गया। अभी यह मामला शांति नहीं हुआ था कि कल दोबारा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी रिपोर्ट लेने पहुंच गया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सिविल अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो है संदेश पहुंचाने तक, कोरोना पॉजिटिव तक मैसेज पहुंचाने तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चूक नजर आ रही है। और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की एक टीम गुड़गांव और फरीदाबाद में सर्वे के लिए भी पहुंची थी। गृह मंत्री अनिल विज ने विशेष रूप से पूरे जो हरियाणा के जिले हैं साथ लगते दिल्ली एनसीआर के, उनकी स्वयं अध्ययन के लिए, रिपोर्ट के लिए भेजा था कि आखिर क्या कारण है कि लगातार प्रयास के बावजूद कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो जब उस रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही आगे के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली, फरीदाबाद या हरियाणा से जो दिल्ली के साथ लगते जिले हैं, वहां पर बेशक हरियाणा ने सील खोल दी है, लेकिन दिल्ली ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली बॉर्डर खोलने के पक्ष में नजर आए हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, लेकिन जो गृह मंत्री अनिल विज है वो जो हरियाणा के दिल्ली से साथ लगते 4 जिले हैं जहां लगातार दिल्ली का कोरोना कनेक्शन होने के कारण मामले बढ़ रहे हैं, वे इसके पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसी को लेकर मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, और जिसकी वजह से अभी तक अनलॉक 1 को लेकर दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिला प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि लॉकडाउन 4 में जिस तरह से गतिविधियां चल रही थी, फिलहाल उसी ढर्रे पर गतिविधियां चलेंगी, क्योंकि जब तक हरियाणा सरकार की गाइडलाइन नहीं आती तब तक जो है पहले की तरह ही, चाहे दुकानों की बात करें, व्यापार की बात करें, उद्योग की बात करें, यथावत जारी रहेगा। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो कोरोना संक्रमण है वो फरीदाबाद में जैसे 10 मौत हो चुकी हैं, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी स्वास्थ्य विभाग, अगर हम बात करें स्कूलों को खोलने के लिए जो कवायद लगाई जा रही है कि स्कूल खोले जाएं, तो ऐसे में क्या वो चिंता का विषय और नहीं बन जाता है? क्योंकि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे ज्यादा और बुजुर्ग ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यह बहुत चिंता का विषय है, और सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। अभिभावक ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई टेस्टिंग किट नहीं है, पहले विधानसभा और संसद खोली जाए, उसके बाद बच्चों को लेकर कोई डिसीजन लिया जाए, और बेशक स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभिभावकों ने फिलहाल मन बनाया हुआ है कि वे अपने बच्चों को जानबूझकर जो है मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। लेकिन एक और अभिभावक इस दुविधा में है कि पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो ऐसे में बच्चों के करियर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे अभिभावकों की संख्या काफी अधिक है जो निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक कोरोना के मामले बिल्कुल थम नहीं जाते तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं। पूजा शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स को लेकर भी, अगर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर जिस तरीके से सील किए गए हैं उनको लेकर भी क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी पहले जहां हरियाणा सरकार ने सख्ती बरती हुई थी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स के लिए, वहीं अब दिल्ली सरकार ने पूरा सख्त रुख अपनाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि बॉर्डर पर लगातार जो है कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। अब इतनी संख्या में जब वाहन चालक वहां पहुंचते हैं तो हर व्यक्ति का ई पास देखना भी, जो वहां पुलिस बल तैनात है, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में समस्या और काफी बढ़ती जा रही है। वहां पर जो वहां पुलिसकर्मी तैनात है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको जाने दें और किसको रोके। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब अपना सख्त रुख अपना लिया है। वे नहीं चाहते कि हरियाणा का कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है दिल्ली में प्रवेश करे। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में यह सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि आवागमन को किस तरह से लेकिन जो कामकाजी लोग हैं, जिनका अगर दिल्ली में ऑफिस की बात करें, उनका कामकाज दिल्ली में है, तो उनको किस तरीके से वहां पर एंट्री मिल सकती है? जी इसके लिए मूवमेंट पास जो है बनाए गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पर भीड़ का आलम जो है यह है कि कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना मूवमेंट पास चेक करवाए ही जा रहे हैं। वहीं जिन लोगों का मूवमेंट पास पुलिस चेक कर भी लेती है और यदि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिलता तो उन्हें बैरंग भी लौटा दिया जाता है। ऐसे में अक्सर बॉर्डर पर जो है पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी होती नजर आ रही है। जो लोग काम करने वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं और फरीदाबाद में या अन्य जिलों में अपने उद्योग चलाते हैं, वे दिल्ली पहुंचने में उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। बिल्कुल पूजा शर्मा, बहुत ज्यादा तकलीफ ऐसे में लोगों को हो रही है, एक तरफ कोरोना की मार और वहीं दूसरी तरफ कामकाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अमित शर्मा अमृतसर पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पंजाब के आंकड़ों की बात करें, कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, पंजाब के आंकड़ों की बात करें तो पंजाब के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक राहत की खबर पंजाब के लोगों के लिए ये है कि उसमें से कई मरीज जो अच्छी तरह कोरोना नेगेटिव होने के बाद घर का रास्ता अपना चुके हैं और घर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब से ये पंजाब के आंकड़ों की बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से सेहत विभाग में भी हड़कंप मचा है और उनके संपर्क में जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में जितने भी लोग आ रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है और उनको भी घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी अमित शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे क्या आगे के लिए क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से? जी, प्रशासन की ओर से लगातार कोरोना को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनी ही अमृतसर में एक मशीन इंपोर्ट करवा के यहाँ पे स्थापित की गई है, जो लगभग 3000 के आसपास में हर रोज टेस्ट किया करेगी। लेकिन इससे पहले की बात करें तो अमृतसर में जो मशीन थी वो लगभग 300 हर रोज टेस्ट की उसकी कैपेसिटी थी। लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और जो रिपोर्ट काफी समय लगता था, क्योंकि अमृतसर में जो भी रिपोर्ट आती थी, जो भी सैंपल आते थे, वो जलंधर, लुधियाना, गुरदासपुर और पठानकोट, ये सारे एरिया से अमृतसर में सैंपल आते थे। लेकिन अभी कैपेसिटी बढ़ जाने से एक राहत की खबर है कि जैसे ही सैंपल लगाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसी समय सेहत विभाग उस मिशन में जुट जाएगा और उनको या तो आइसोलेट किया जाएगा या फिर उनको क्वारंटाइन उसी समय कर दिया जाएगा। जी चला हुआ है, तो ऐसे में क्या जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट हालांकि पंजाब में अच्छा रहा है, तो ऐसे में क्या चिंता का विषय नहीं बना हुआ है अनलॉक 1 को लेकर? जी बिल्कुल, अनलॉक 1 को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले कर्फ्यू लगाया गया था, सबसे पहले जनता कर्फ्यू से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया और लॉकडाउन भी साथ में किया गया। उस दौरान भी जो लगातार मामले सामने आ रहे थे, हालांकि लोग उस समय घरों में थे, लेकिन अभी लोग अपने कामकाज पे दोबारा लौट चुके हैं, दुकानें खोलना शुरू कर दी है। तो लेकिन पंजाब पुलिस के जवान तैनात है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है और लोगों को भी यही हिदायत दी जा रही है कि वो घर से निकले तो मास्क पहन के निकले और अगर उनको कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घर में ही रहें और कोरोना से बचाव करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 2,16,919 नए माफ कीजिएगा 919 जो ये है मामले सामने आए हैं। वहीं
6075 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बैठक, वर्चुअल बैठक जो है वो होने जा रही है। शिखर बैठक आपको बता दें कि पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए मुद्दे पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच यह अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक काफी अहम होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको बता दें कि G7 देशों की जगह पर नया वैश्विक मंच बनाने के प्रस्ताव पर भी बात होने की संभावना है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्हें नए मंच में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और 2 और देशों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। विदेश मंत्रालय के अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी रिश्ते बहुत ही गर्माहट भरे हैं और जो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं 6 अप्रैल 2020 को भी पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिसन के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी, जिसमें दोनों पक्षीय संबंधों के तमाम आयामों के साथ कोविड-19 को लेकर भी सहयोग करने पर सहमति बनी थी। सुधीर सलूजा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल शिखर बैठक, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज एक वर्चुअल बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत करेंगे। यह बैठक 11 बजे होनी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जनवरी और मई में भारत आने वाले थे, लेकिन जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण और अब मई में कोरोना के चलते वे भारत नहीं आ सके। अब दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल समिट करने पर सहमति हुई है। यह पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मजबूत संबंधों को दिखाता है। दोनों नेताओं के बीच निवेश और व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी को लेकर भी चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते और घोषणाएं भी की जा सकती हैं। मोदी और मॉरिसन पिछले 1.5 साल के दौरान 4 बार मिल चुके हैं। लगभग नवंबर 2018 में सिंगापुर में ईस्ट एशिया समिट के मौके पर और 2019 में ओसाका में G20 में और अगस्त 2019 में G7 मौके में और नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि मॉरिसन ने मोदी के साथ समोसा शेयर करने की बात भी कही है। हाल ही में मॉरिसन ने एक समोसे के साथ अपनी फोटो ट्वीट की थी और कहा था कि मैंने इन्हें आम की चटनी के साथ तैयार किया है, ये शाकाहारी है। इस हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो लिंक के जरिए बैठक करूंगा। जी सुधीर सलूजा, वहीं जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए भी आमंत्रित करने की कोशिशें की जा सकती हैं। जी, अभी जो ये बात सामने आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच निवेश और व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, सैन्य भी हो सकता है और कई अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर चीन की बात करें तो जिस तरीके से बार बार अमेरिका की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन को बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वहीं से ही आया है और लगातार जो तकरार की स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में क्या भारत को फायदा मिल सकता है? जी, इस समय जो ट्रंप है वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान लैब से ही आया है
और अभी बीच में ट्रंप ने कहा था कि मैं भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि दोनों देश सक्षम है और दोनों के पास 140 करोड़ की आबादी है, दोनों की सेनाएं भी सक्षम है, दोनों अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और सब तरफ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक काफी अहम होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से समूह 7 देशों की जगह पर नया वैश्विक मंच बनाने के प्रस्ताव पर भी बात होने की संभावना है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्हें नए मंच में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और अन्य 2 देशों को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।